Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 7th मार्च 2024. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि इस डिस्कशन के अंदर इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस रहेगा इंग्लिश ऐसे पर, करंट अफेयर्स पर, पाकिस्तान अफेयर्स पर, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी कुछ जनरल कैटेगरीज के एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी और आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी डेवलप की जाएगी इसके साथ साथ, जो कि आपकी हेल्पफुल रहेगी स्पेशली इंग्लिश ऐसे के अंदर और फाइनल इंटरव्यू के अंदर भी। ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। इस लेक्चर के अंदर क्योंकि ये एडिटोरियल्स वाला सेक्शन है तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों एडिटोरियल जो है मैं ये आपके साथ जो है इनका एनालिसिस करूंगा। और उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन जो है ये होता है आपका ओपिनियन वाला सेक्शन, द वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एवरी न्यूज़पेपर। सिर्फ यही एक सेक्शन होता है जो एक न्यूज़पेपर को दूसरे न्यूज़पेपर से डिफरेंट बनाता है। बाकी जो न्यूज़पेपर के अंदर चीजें होती हैं वो ऑलमोस्ट खबरें होती हैं वो सेम ही होती हैं। सो दैट इज द पोर्शन विच इज क्रिएटिविटी जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये चार जो ओपिनियन है इन द सेम फैशन जिस तरह एडिटोरियल्स को एनालिसिस किया जाता है इसी तरह इन ओपिनियन का भी एनालिसिस किया जाता है। बट ये वाला लेक्चर जो ओपिनियन वाले सेक्शन है इसका लेक्चर पेड है, तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है लेक्चर की लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर हमने इसको सेट किया हुआ ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपके आइडियाज़ जो हैं उसको पॉलिश करती है, आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग करती है और साथ में ऐसे के अंदर जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसका पीडीएफ लिंक, टुडे लेक्चर ये जो स्लाइड्स हैं इसका पीडीएफ लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स बन जाएंगे, जो चाहे पहले सुन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन फैमिली टीम आपने कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है एंड छोटा सा क्वेश्चन है इसका रिप्लाई भी देना है। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर हिज क्रिएशन। जब पाकिस्तान बनता है तो सबसे पहले पाकिस्तान को किस कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था, उस कंट्री का आपने नाम जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें सेंड करना है। तो जी फर्स्ट आपका जो एडिटोरियल है वो है जस्टिस डिनाइड। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, ठीक है, और उस इसके अंदर सारे के सारे के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा, भट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी जो उनको उसके बारे में जो फैसला आया है उसके बारे में डिस्कशन होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि भट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी वो फैसला गलत था। तो ये है इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और इस पिक्चर में यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है उसके अंदर यही बात की गई है। बाकी मैं ज्यादा इसको डीपली नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट सेज फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस नॉट मेट इन भट्टो केस, कि भट्टो साहब को एक तो फेयर ट्रायल नहीं हुआ उनका और ड्यू प्रोसेस नहीं यूज किया गया उनके केस के अंदर, तो अल्टीमेटली उनको जो फांसी दी गई है इस तरह से गलत दी गई है। सो दैट इज द होल डिस्कशन इन दिस एडिटोरियल कि क्या हुआ किस तरह हुआ, यही चीज है। तो ये है बेसिकली आपका मेन क्रक्स ऑफ दिस एडिटोरियल। अब आगे करते हैं हल्का सा भट्टो साहब के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, तो हल्का सा देख लेते हैं कि भट्टो साहब जो थे जुल्फकार अली भट्टो साहब वो एक पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं और वो चौथे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। फ्रॉम 1971 टू लेकर 1973 तक फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो रहे हैं। और उसके अलावा नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं फ्रॉम 1973 टू 1973 टू 1977 तक वो क्या रहे हैं, नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किसके, पाकिस्तान के। और उसके बाद जो है उनको 1979 में जो है उनको आप जिस तरह बताया गया कि उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और फाउंडर भी हैं। तो 1977 के अंदर जो है जियाउल हक भट्टो साहब जियाउल हक साहब ने क्या किया था, मार्शल लगा दिया था और उसके बाद 2 साल के बाद भट्टो साहब को फांसी हो गई थी। सो दैट इज द होल। तो दो चीजें जो बाकी से बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, इनकी बुक्स हैं, इनकी जो इन लोग इन्होंने जो काम किए, जैसे
नेशनलाइजेशन की इनकी पॉलिसी थी, लैंड रिफॉर्म्स इन्होंने की, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे काम है, लेकिन वो ज्यादा फिर जाएंगे तो वो लेक्चर तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो लेकिन मेन चीज आपको पता होना चाहिए, फाउंडर्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एंड फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, एंड नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, ठीक हो गया। और इनका जो था, इनको जब उतारा गया था पावर से, तो डेट इज मार्शल लॉ लगाया था जियाउल हक साहब ने, ठीक हो गया जी। तो इस बेसिकली इस जो ओपिनियन एडिटोरियल है, इसके अंदर जो है जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल डोमेन, इन दोनों को एनालिसिस किया जाएगा। और बात ये है, असल बात ये है डिस्कशन करने वाली, कि इतने सालों बाद जो दोबारा से ये केस जो ओपन किया गया है और उसका फैसला किया गया है, इसकी जरूरत आखिर क्या थी? तो इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत ये थी कि आपको पता चल सके पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम की रियलिटी का, कि जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट जो है, उसको इंसाफ नहीं मिल सका, तो वहां पर आम लोगों का क्या हाल होता होगा। सो दैट इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। और ये अभी भी ऐसा ही चल रहा है, ये हम आगे देखते हैं। तो बहरहाल ये मेन चीजें थी, और बाकी मैं थ्रू मैप आपको दिखा देता हूँ, डिस्कशन कर देता हूँ आपके साथ, उसके बाद अंदर भी जाता हूँ इसके। ये एक टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन को हर बच्चे को याद होना चाहिए कि कब कौन आया, कब कौन गया। तो जुल्फकार अली भट्टो साहब, ये 1971 के अंदर फॉल ऑफ ढाका हमारा होता है, और 1977 में जो है ये अपना जनरल जियाउल हक साहब जो है ये आ जाते हैं और इनको पावर से उतार देते हैं, और 1979 में इनको क्या कर दिया जाता है, इनको फांसी हो जाती है। फिर 1988 से लेकर, फिर 1988 में इनका जो जहाज है क्रैश हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, और 1988 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान में 4 गवर्नमेंट्स जो हैं वो तब्दील होती हैं, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। फिर 1999 के अंदर आगे फिर मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, और 2 फिर कंटिन्यू रहता है। तो अगर इससे मैं देखूं तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज बता दूं, ओपिनियन के अंदर तो मैंने काफी जो इसके रिलेटेड एक ओपिनियन था, काफी डिटेल से डिस्कशन की थी। तो बहरहाल यहाँ पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि 5 ईयर की टर्म्स कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आज तक कंप्लीट नहीं कर सका। ये जियाउल हक साहब 1977 में आते हैं, अपना जुल्फकार अली भट्टो साहब को पावर से उतार कर, 1999 तक, 1988 तक रहते हैं। उसके बाद इनका जहाज क्रैश कर जाता है, और फिर 1999 तक, जैसे मैंने बोला, ये दो बार बार पहले अपना बेनजीर भट्टो साहब आती हैं, फिर उतर जाती है, फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, फिर बेनजीर भट्टो साहब आती हैं, फिर उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं, फिर उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, एंड देन मुशर्रफ साहब आ जाते हैं। और मुशर्रफ के आपके दौर में ये बंदे जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाती है, ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये 2 बंदे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ जाती है, फिर ये 2 बंदे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, फिर इमरान खान साहब आ जाते हैं। और अब आपको भी पता है इमरान खान साहब को 2022 में फिर इनको भी उतार दिया जाता है। तो नॉट अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हु कंप्लीट हिज टेन्योर, ठीक हो गया। तो ये है इनकी जो टाइमलाइन है, इसको आपने तैयार कर लेना है, फिंगर टिप्स के ऊपर आपकी होनी चाहिए। बहरहाल हमारा कंसर्न है भट्टो साहब से और उनके केस के बारे में, तो हम उधर जाते हैं। तो भट्टो साहब को 1977 के अंदर पावर से उतार दिया जाता है, मिलिट्री को लगा दिया जाता है। 1979 के अंदर उनको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन है वेडनेसडे वाले दिन, कि भट्टो साहब का जो ट्रायल था ना, वो इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है इन द नेशनल लीगल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, के एक अच्छा काम किया गया है, एक अच्छा कदम उठाया गया है, ताकि हमें पता चल सके कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है वो खड़ा कहाँ है। होता क्या है कि आसफ अली जरदारी साहब 2011 के अंदर जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, एक रेफरेंस फाइल किया था भट्टो के केस के बारे में, इसका ओपिनियन दिया जाए। कोर्ट से ओपिनियन मांगा था भट्टो की डेथ सेंटेंस के बारे में, कि उनको जो सजाए मौत दी गई थी उसके बारे में उन्होंने रेफरेंस दायर किया था, कि इसके बारे में हमें ओपिनियन दिया जाए कि ये सही काम हुआ था, ये गलत हुआ। तो हुआ क्या था, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के जो फाउंडर थे, उनको लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने कहा था, उनको सजा दी थी। क्यों दी थी? कि 1974 के अंदर जो है एक मर्डर होता है मोहम्मद अहमद खान कसूरी का, कि ये मर्डर जो कहते हैं किसने करवाया था, भट्टो साहब ने करवाया था, ठीक है। तो इसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट में केस चलता है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको सजाए मौत दे दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, 4-3 डिसीजन, 7 मेंबर्स थे, उनमें से 4 ने ये फैसला किया कि हाँ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, 3 ने कहा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो था सजाए मौत का, वो कायम रहा। और फिर इस तरह से जो फर्स्ट पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, जुल्फकार अली भट्टो साहब, उनको सजाए मौत हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फायज ईसा, उन्होंने अभी ये ट्रायल चलाया और उन्होंने चेकआउट किया कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा जो केस था, नॉट मीट
द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। अब ये फंडामेंटल राइट्स एंड फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है कि हर बंदे को जो है, हर सिटीजन को राइट टू फेयर ट्रायल है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है, लेकिन जो भट्टो साहब थे उनको फ्री फेयर ट्रायल जो है वो मुयसर नहीं हुआ, ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, तो लिहाजा ये उन्होंने कहा था फैसला गलत हुआ। लीगल एक्सपर्ट्स भी बड़ी देर से यही बात कर रहे थे कि भट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला था। तो यहां पर वो कहता है कि क्या जरूरत क्या थी इस केस को डस्ट अप करने की, दोबारा से खोलने की, चेकआउट करने की। तो वो कहता है कि असल में बात यह है कि अभी भी जो है टुडे भी जो है ना इनजस्टिस कंटिन्यू है, नाइंसाफी हमारे मुल्क के अंदर हो रही है। इमरान खान को देख लें, उनका इद्दत केस देख लें, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आप देख लें। नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उसके ऊपर देख लें कि पहले उनको सजा दे दी गई, गवर्नमेंट से उतार दिया गया, फिर उनको जो है बाद में जो है अब वापस आए हैं तो अब उनको क्लीन चिट दे के नवाज दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा जो जुडिशरी है ना वो अपना मेरिट के ऊपर काम नहीं करती, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है। तो कहता है इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए तमाम इंस्टीट्यूशंस की, तहत का भी जुडिशरी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल क्लास हो, सबकी जो है इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और द पिलर ऑफ स्टेट है ना, खास तौर पर जो ये यूज करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी क्या है, यानी कि जरूरत जो है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बेसिकली क्या होता है, ये आपके जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं इनको इस्तेमाल करते हैं और इसका मिसयूज करते हैं। अब सादा सी बात मैं बता देता हूं आपको, ये आप लोग खुद पढ़ लेना कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बेसिकली है क्या। कंसेप्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है किसी भी मुल्क का, वो एक ए है, उस ए को कहता है कि तुम्हारा ये काम है कि तुमने सी सी करना है। फर्ज कर लेते हैं ए का काम है सी सी करना, बी का काम है डी डी करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन ए जो है वो आकर डी डी करना शुरू कर देता है, सी सी नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि ए ने वायलेशन की किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि तुमने, ये तुम्हारा काम था सीसी करना, तुम वो नहीं कर रहे, तुम तो डीडी कर रहे हो, और डीडी काम है बी का करना। तो वो कहता है कि जनाब अगर मैं डीडी ना करता तो ये जो बी भी है ना, इसने इसने क्या किया था, इसने बहुत ज्यादा हालात खराब कर दिए थे और मुल्क तबाह हो सकता था। लिहाजा ये वक्त की जरूरत थी कि मैं आता और आके बी को संभालता, बी का काम भी मैं करता। तो मैं सीसी भी कर रहा हूँ, साथ में डीडी भी कर रहा हूँ, क्योंकि बी इतना कमजोर हो चुका है कि ये काम नहीं कर सकता। सो दैट इज द सेम सिचुएशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की मिलिट्री। मिलिट्री का काम है सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स का काम है क्या करना, गवर्नमेंट को रन करना। अब मिलिट्री भाग के आती है और गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस करती है और गवर्नमेंट बना लेती है और चलाती है, रूल करती है। तो जब उससे पूछा जाता है, जब उससे जुडिशरी जो है वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो ये डोमेन नहीं है, तो आगे से जवाब आता है जनाब वक्त की जरूरत थी, अगर मैं ना आती, आके मैं मुल्क को ना संभालती, तो ये सियासतदानों ने मुल्क टूट जाना था, मुल्क तबाह हो जाना था, मुल्क का कुछ बचना ही नहीं था, हम सब ने तबाह हो जाना था। तो लिहाजा ये वक्त की जरूरत थी, तो लिहाजा इस वजह से मैं आया हूं और आके मैंने ये मुल्क को संभाला है। और फिर वो अपने ही ले गजे अपने आर्गूमेंट्स पेश करता है, और फिर जुडिशरी भी क्योंकि अक्सर उन्हीं के कंट्रोल में होती है तो वो कहती है चलो ठीक है। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, वक्त की जरूरत के मुताबिक फैसले करना। ये एक वर्जन है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के, जो मुख्तलिफ राइटर्स ने दिए हैं, इनके जो जस्टिस थे हमारे, ठीक है ना। मुनीर साहब ने कहा नेसेसरी मेक्स लॉफुल दैट विच इज अनलॉफुल, जो लॉफुल बना देती है उन चीजों को जो अनलॉफुल है। टू डू अ ग्रेट राइट डू अ लिटिल रॉन्ग, एक बहुत अच्छा काम करने के लिए अगर थोड़ा सा छोटा गलत भी काम करना पड़ता है तो इट्स ओके। तो ये इस तरह के ये सेंटेंसेस बोल बोल के डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है इन लोगों ने उसको क्या किया हुआ है, ओके किया हुआ है। जुडिशियल सिस्टम हमने डिस्कस किया, पॉलिटिकल डोमेन डिस्कस की, और आपको पता चल गया कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम बेसिकली है क्या। ये चढ़ते सूरज को सलाम है, यही है पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम, अगर रियलिटी में बात की जाए तो। बिल्कुल, जो चढ़ता सूरज है उसको ये करता है सल्यूट, एंड उसकी ये बात मानता है। वो कोई भी हो, वो अदारा हो, वो सियासतदान हो, वो बिजनेसमैन हो, वो कोई भी हो, जो पावर में है उसकी ये बात सुनता है, दूसरे की ये बात नहीं सुनता। दैट्स इट। पेपर में आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डिस्कशन इसके ऊपर आप कर सकते हैं। वीक जुडिशियल सिस्टम था,
जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सही तरह काम नहीं किया, इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर नहीं हो सके, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर तबाह हो रही है। दैट इज ओनली ड्यू टू दिस वीक जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एक्स डिस्ट्रप्शन दूसरा आपका एडिटोरियल है, इसके अंदर जो बात करता है बात वो ये करता है, असल में एक्स के ऊपर क्रिटिसिज्म बड़ा जोरों शोर से जारी था कि रिगिंग हुई है इलेक्शंस के अंदर, तो गवर्नमेंट ने इसको बंद ही कर दिया, खत्म करो, कहानी खत्म। तो यही बात है, और यहाँ पर वो यही कह रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। कोर्ट उससे पूछ रहा है कि भाई क्यों बंद किया, किसने बंद किया, वो कहता है मुझे पता ही नहीं है किसने बंद किया, दैट्स इट। तो ये कहानी चल रही है जी, कि कोर्ट जो है वो पूछ रहा है कि यार जनाब इसको क्यों ट्विटर को बंद किया है, बताओ इसके बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर फिर राइज होता है कि कंट्री के टॉप रेगुलेटर जो है वो क्लेम ये कर रहे हैं कि इज नॉट डूइंग द ब्लॉकिंग, हम तो ये काम ही नहीं कर रहे। पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी कह रही है मैं तो नहीं ब्लॉक कर रही, मुझे तो पता ही नहीं किसने किया है। तो कहता है फिर और कौन कर रहा है, ठीक है। देन इज प्रिवेंटिंग सेस कौन है, विदाउट ए वीपीएन आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो कहता है द अथॉरिटीज आर एदर अफ्रेड टू स्पीक ओपनली, या तो ये अथॉरिटीज जो पीटीआई है ये स्पीक नहीं करना, डर रही है बताने को, ठीक है ना, और या फिर जानबूझकर कोर्ट को मिसलीड कर रही है, या तो ये बताना नहीं चाहती कि किसके कहने पर इन्होंने बंद किया, एक चीज है, तो या फिर ये जानबूझकर कोर्ट के साथ झूठ बोल रही है कि हमें नहीं पता किसने बंद किया, हमने तो बंद नहीं किया। तो ये सूरत चली पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। वीपीएन क्या है, बेसिकली वीपीएन एक जो है आईटी की टर्म है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपको अगर एक्सेस नहीं हो रही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की या किसी भी वेबसाइट की, तो आप वीपीएन यूज करके क्या कर सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल। तो इसके अंदर बेसिकली है था क्या, इसके अंदर यही था कि सोशल मीडिया का फ्रीडम जो है उसके ऊपर डिस्कशन थी, कि जुडिशरी पूछ रही है कि क्यों बंद किया है, और स्टेट कह रही है मुझे कोई नहीं पता, मैंने तो बंद ही नहीं किया। तो दैट इज द सिचुएशन, पाकिस्तान के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी कंट्रोल की हुई है, और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है नहीं। तीसरा है आपका हेल्थ केयर रोड। रोड होता है बेसिकली किसी चीज का तबाह हो जाना, तबाह खराब हो जाना। तो हेल्थ केयर रोड के अंदर जो बड़ी प्यारी बात कर रहा है, हेल्थ कार्ड आप लोगों को दिए थे कि हर एक फैमिली को 10 लाख रुपया जो था साल का दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया इंसाफ कार्ड। तो 10 लाख रुपया था एक फैमिली के लिए, जहां से मर्जी इलाज करवा ले, बेशक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा ले, तो 10 लाख उसको से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो जानबूझकर बिल बनाने के लिए सी सेक्शन कर रहे हैं औरतों का, सी सेक्शन भी कर रहे हैं और दूसरे काम भी कर रहे हैं, यानी कि अननेसेसरी सिजेरियन ऑपरेशन किए जा रहे हैं औरतों के, और जस्ट टू अर्न मनी। तो ये है पाकिस्तान का हाल, कि हेल्थ कार्ड दिया था कि लोगों का काम हो सके, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर से भी आप जाकर क्या करवा सकते हैं, अपना हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अब तो हेल्थ कार्ड जो है आपका आपका सीएनएसी कार्ड है, ठीक है, उसके अंदर 10 लाख रुपए की अमाउंट है। आप बेशक जो बड़े बड़े आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं कोई, तो उसका इलाज आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं, और वहां पर जाकर आप हेल्थ कार्ड से आपके पैसे काट लिए जाएंगे। सो दैट इज सिंपल थिंग। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो लोग जाते हैं तो उनको अननेसेसरी जो है ना बिल बनाने के लिए जरूरत भी नहीं है, तो इस तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कि सी सेक्शन कर देना औरतों का। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन सिजेरियन कर दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो बताता है। तो ये सी सेक्शन के ऊपर सारी स्टोरी है। सी सेक्शन आपको पता है कि ऑपरेट करके क्या किया जाता है, बच्चों की बर्थ जो है वो होती है, इसको हम सी सेक्शन कहते हैं, सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी जिसमें नहीं होती। तो बहरहाल कहता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सेहत सहूलत प्रोग्राम, पंजाब के अंदर सेहत सहूलत प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है ना। डिजाइन इसलिए किया था ताकि जो गरीब लोग हैं वो फायदा हासिल कर सके, और उनको सहूलत दी थी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, अच्छी सी जो है फैसिलिटीज लें, और जो बिल बनता है उनके हेल्थ कार्ड से काट लिया जाए। अब ये सेहत सहूलत प्रोग्राम बेसिकली था क्या, ये था जी सेहत सहूलत प्रोग्राम। इसमें सेहत कार्ड आपको दिया जाता था जिसमें 10 लाख रुपए तक आप जो है मुफ्त इलाज करवा सकते थे अपनी पूरी फैमिली का। और पहले ये कार्ड बनाया गया, उसके बाद ये कार्ड जो खत्म करके आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही आपका सेहत सहूलत कार्ड बन चुका है। तो अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जानबूझकर बिल बनाने के लिए क्या करते हैं, फजूल किस्म के काम करते हैं, और उन कामों में ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक है सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो ये लोग ये कर देते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। 2016 में टू जनवरी 2024 16.36 बिलियन रुपीस जो है ना वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कमाए हैं सिर्फ सी सेक्शन करके। नॉर्मल डिलीवरी हालांकि हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है मेजोरिटी में उन्होंने सी सेक्शन ही किए,
और इसका जो है पता इस तरह से चलता है कि जनाबी अली जब कंपैरिजन किया जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने काम हुए हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 2023 के अंदर जो है इतने जो केसेस हैं सी सेक्शन के हुए हैं, और इसके पब्लिक हॉस्पिटल में सिर्फ इतने हुए हैं, और इनकी आप खुद कंपैरिजन कर लें, 1,97,000 है और इससे 97,000 है। 1 लाख जो है एक्स्ट्रा इन्होंने जो है किया है काम। तो ये क्यों किया है? जस्ट टू अर्न मनी। तो unnecessary C section after the launch of the health card scheme in 2016, unnecessary C section किए जा रहे हैं ताकि पैसे कमा सकें प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। और ये है पाकिस्तान की सोसाइटी का मोरालिटी, इनकी ये है, मोरल वैल्यूज इनकी हमारी ये है। पैसे की कमी नहीं है, हम अखलाकी तौर पर ही वहां जो है तबाह हो चुकी है, और ये हमारा हाल है। सी सेक्शन भी अब आप लोग देख लें कि क्या होता है बेसिकली, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी ये बेसिकली ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कट लगाया जाता है फीमेल को, ठीक है। जो भी प्रेग्नेंट औरत होती है तो ये सी की शेप बनती है, यहाँ से कट लगा के, अगर ये 3D में आप देखें तो यहाँ से कट लगा के ये ऊपर वाली जिल्द लड़ा कर दी जाती है, उसके बाद इस चीज को कट लगाया जाता है, इसके नीचे लेयर्स आती जाती हैं और कट लगाया जाता है टिल द बेबी का सर आपके सामने आ जाता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका सर बाहर निकाल के इसको दोबारा से इसको फिर आप टांके लगा देते हैं, और ये फाइनली अब बेबी की बर्थ हो जाती है थ्रू सी सेक्शन। लेकिन ये अननेसेसरी करना भी बहुत गलत है, क्योंकि जब ये एक दफा सी सेक्शन हो जाता है तो औरत की जो बॉडी है फीमेल की, वो वापस उस सिचुएशन में कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी भी जहां पे हो सकती है वहां पर भी ये सी सेक्शन जो है ये लोग कर देते हैं जस्ट टू अर्न मनी। तो ये है हाल। इसके अलावा और हमारे सामने स्कैंडल्स भी आए हैं, जिसके अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वाले जो हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहते हैं चले जाओ, ठीक है ना, कि वहां पर वो उनको हालांकि प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटीज, लेकिन इसके बावजूद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो आपको पता है लाहौर में है, और यहाँ पर जो है हार्ट के मरीज जो है वो आते हैं, हार्ट की जो स्पेशलिस्ट है वहां पर मौजूद है, तो वो क्या करते हैं, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, आप वहां से जाएं, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अपने ही होते हैं जस्ट टू अर्न मनी, ठीक है ना। इसके अलावा जो एक्सपायर्ड स्टंट है वो डाले जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये केस हमारे सामने आता है। फिर इसके अलावा विजन का प्रॉब्लम हुआ कि ऐसे ड्रॉप्स जो थे, ऐसी मेडिसिन जो वगैरह यूज की गई थी जो कि अच्छी नहीं थी, यानी कि ऐसे इंजेक्शंस लगाए गए थे जो अच्छे नहीं थे, तो वो जो है लगाने के बाद लोगों, अक्सर लोगों के ऐसे केसेस भी आए हैं कि उनकी बनाई चली गई है, उनका विजन चला गया। तो ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है हमारे सामने, क्या हेल्थ केयर तबाह होती हुई नजर आ रही है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय नेग्लिजेंस, करप्शन, पुअर अकाउंटेबिलिटी की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। इसको सही किया जा सकता है अगर अकाउंटेबिलिटी हो हेल्थ केयर के अंदर, ऑडिट किया जाए कम्प्रीहेंसिव सा हेल्थ केयर प्रोग्राम का, और इसके अलावा सजा दी जाए जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीमों को देखिए। अब गवर्नमेंट ने तो हेल्थ केयर कार्ड बना दिया कि लोग इससे बेनिफिट हासिल करें, लेकिन अब आगे आप देख लें कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अकेली भी क्या मर जाए, अब क्या करें, हम खुद ही मरे पड़े हैं, हमारी सोसाइटी खुद ही इतनी, क्या इसको कहें, हम गरीब नहीं है, हम ज़हनी तौर पर गरीब है असल में, ठीक है, ये हम अखलाकी तौर पर गरीब है, ये है असल चीज, ठीक है ना। तो वो अब कैसे सही हो सकती है, वो ये चीज पैसों से ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो अखलाकी तौर पर गरीब है ना, उसके पास 1 लाख है ना, तो वो कहेगा 2 हो जाए, 2 हो जाएगा तो वो कहेगा 4 हो जाए, वो गरीब ही मरेगा, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। क्योंकि अमीरी और गरीबी का जो पैरामीटर है, हमने तो इकोनॉमी के साथ लिंक किया हुआ है, लेकिन असल में ये इकोनॉमी के साथ नहीं, अखलाक के साथ, आपकी तरबियत के साथ इसका लिंक होता है। बहरहाल हेल्थ केयर कार्ड हमने डिस्कस किया कि क्या हेल्थ सहूलियात मिली, और फिर हमने देखा कि किस तरह से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी में, खास तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह उसको मिस यूज कर रहे हैं, सी सेक्शन कर रहे हैं, स्टंट डाल रहे हैं, यानी कि ये हालात हैं हमारे, ठीक है। तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। तो ये था आपका 2 डे लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।